हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पुनीत मल्होत्रा। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रतापगढ़ से लेक्चरर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एरे। एरे में हमें यहाँ पे 3 तरह के एरे पढ़ने होंगे। बेसिकली 2 तरीके के, स्टैटिक एरे और डायनेमिक एरे। और तीसरा हमारा टॉपिक रहेगा कि एरे को फंक्शन में कैसे पास किया जाए, मतलब कि हम एरे को फंक्शन में किस तरीके से यूज़ में ले सकते हैं, उसे फंक्शन में पास कैसे किया जा सकता है एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं डेफिनेशन एरे की। एरे की डेफिनेशन क्या कहती है कि एन एरे इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आइटम स्टोर्ड एट कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन। मतलब ये कि जो एरे होता है उसमें उस तरीके से हमें डिफाइन करना होता है कि जिसमें सिमिलर डेटा टाइप मतलब कि जैसे इंटीजर, कैरेक्टर या फ्लोट, इनके कलेक्शंस को अगर हमें लेना है तो हमें एरे यूज करना होता है। और जो उनकी मेमोरी लोकेशन होगी वो उनकी कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन, उनकी कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन होगी। तो एक तरीके से सीरीज तरीके से, एक सीरियल वे में हम जो डेटा को स्टोर करते हैं सिमिलर डेटा टाइप के, उसे हम एरे में रिप्रेजेंट करते हैं प्रोग्रामिंग में। तो कंपेयर टू द बेसिक डेटा टाइप इंट, फ्लोट एंड कैर, इट इज एन एग्रीगेट और डिराइव्ड डेटा टाइप। मतलब इट मीन्स कि जो हमारा अरे रहेगा वो एक प्रिमिटिव डेटा टाइप ना होके एक डिराइव डेटा टाइप है, क्योंकि हम इसको अपने प्रिमिटिव डेटा टाइप से, जो बेसिक हमारे डेटा टाइप्स हैं, कैरेक्टर, इंट, फ्लोट, उनसे यूज करते हुए हम अपना एक खुद का अरे डिक्लेयर करते हैं। तो इसलिए हम इसे एक अपना डिराइव डेटा टाइप कहते हैं। वाई नीड टू यूज अरे टाइप? अगर मान लीजिए हमें एरे की जरूरत क्यों पड़ी, इसके लिए हम ये बताएंगे कि जैसे हमें एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास 40 स्टूडेंट्स हैं और हमें किसी प्रोग्राम ऐसा बनाना है जिसमें हमें 40 स्टूडेंट्स की डिटेल स्टोर करनी है। से मैं कहता हूँ मार्क्स स्टोर करने हैं हमें 40 स्टूडेंट के। मैंने इस एग्जांपल में 1000 दिखाया है ताकि अंडरस्टैंडिंग के लिए 1000 एक अच्छा एग्जांपल है। मैं फिलहाल के लिए उसे 40 स्टूडेंट्स में दिखाना चाहूँगा। तो 40 स्टूडेंट्स का अगर हम डेटा स्टोर करते हैं और वो उसके मार्क्स हमें स्टोर करने हैं, तो हम अगर एरे को कंसीडर नहीं करें तो हमें 40 मार्क्स वेरिएबल लेने पड़ेंगे। मतलब कि अगर किसी का रोल नंबर में 1 से 40 तक के बीच का मानूं तो हमें मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 एंड मार्क्स सो ऑन एंड मार्क्स 40 तक के हमें वेरिएबल लेने पड़ेंगे, जो बहुत ज़्यादा ही जो कि बहुत अच्छा आइडिया नहीं है, मतलब प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए हमने एरे का कंसेप्ट लेके आया जिसे हम इजीली हम एक ही वेरिएबल में, और हम उसमें सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, जैसे सबस्क्रिप्ट दे देंगे कि जैसे हमने इसमें एग्जांपल में देख सकते हैं कि हमने फ्लोट एसटी मार्क्स का एग्जांपल लिया 1000 से। तो हम इस फ्लोट टाइप के एसटी मार्क्स एरे में 1000 स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर कर सकते हैं मार्क्स के लिए। तो इस तरीके से हम एरे को अपने बेटर वे में यूज कर सकते हैं ताकि हमारा जो वेरिएबल कंजम्पशन है वो बहुत ही मिनिमाइज हो। तो ये हम दिखाते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि जैसा आप देख सकते हैं कि जैसा कि हमने डेफिनेशन में बताया कि कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन होती है। तो इसमें अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ग्राफिकली हम देखेंगे कि ये एक एरे है 0 से लेके 999 तक। मैं आपको बता दूं कि एरे का जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो उसका 0 से हमेशा स्टार्ट होता है, और वो जो उसका साइज होता है एक्चुअल में, जो एक्चुअल साइज होता है उससे -1 तक जाता है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि ये एसटी मार्क्स एक अरे लिया है हमने, इसमें इसका डेटा टाइप हम इंट या फ्लोट जो भी रखें, इसमें उस वेरिएबल टाइप का ही वैल्यू आएगी। अगर हमारा यहाँ पे फ्लोट होगा तो उसमें फ्लोट तक की वैल्यू आएगी, और अगर हमारा इंटीजर टाइप का होगा तो उसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू आएगी। इसमें हमने सारे इंटीजर टाइप की वैल्यूज दी हैं, और हालांकि हमने इसको फ्लोट का डिक्लेयर किया है तो हम इस फ्लोट वैल्यू भी डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसे हमने इंटीजर टाइप की वैल्यू डाल दी है, और इसे बोलते हैं इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो ये जो इंडेक्स होगा या सबस्क्रिप्ट बोलेंगे जैसे, वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। सो एसटी मार्क्स 0 विल रेफर टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। तो जो भी एरे नेम होगा उसका जो जीरोथ इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो उसकी फर्स्ट वैल्यू होगी। ठीक है। अबव स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वन डायमेंशनल स्टैटिक एरे। तो जो आप ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं वो एक 1D एरे है। 1D मतलब 1 डायमेंशनल एरे। इसमें हम सिंपली एक ही तरीके से, एक ही जगह पे एक ही तरीके से हमने इसको डिक्लेयर किया है। मतलब हमने इसका जो साइज दिया है वो 1 डायमेंशनल दिया है। हम इसे 2 डायमेंशनल भी दे सकते हैं, 3 डायमेंशनल भी दे सकते हैं, वो 4 डायमेंशनल भी दे सकते हैं। जैसी हमारे जो रिक्वायरमेंट होगी प्रोग्राम की या हमारे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, उसी तरीके से हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। डायमेंशंस का मतलब है कि हम अपने किस
किस तरह का हमारा डेटा है, उस तरीके के उसकी डायमेंशंस देते हैं। अगर वो 1 डायमेंशन में आ सकता है तो हम उसे 1 डायमेंशन दे देंगे, मतलब कि ये कि उसको 1 ब्लॉक में आ सकता है तो 1 डायमेंशन दे देंगे। अगर वो मल्टीपल ब्लॉक्स में आता है तो हम उसे मल्टीपल डायमेंशन इसमें देंगे। तो ये एक तरह का इसका साइज बोल सकते हैं जो हम डायमेंशंस में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो डायमेंशन रेफर्स टू द एरे साइज विच इज हाउ बिग द एरे इज। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि 1D एरे में हम मतलब 1 डायमेंशन एरे में डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। अगर हमें 1 डायमेंशन एरे में किसी भी वेरिएबल को एरे को डिक्लेयर करना है तो हमें उसके उसी टाइप का ही नेम और टाइप देना पड़ेगा। देखिए जैसे इसमें देख रखा है एरे एलिमेंट डेटा टाइप, तो ये तो उसका हो जाएगा जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है। एरे नेम उसका एरे का नेम जो भी वेरिएबल नेम देते हैं जैसे, और एरे साइज जो भी हमें जितना भी हमें डेटा चाहिए, जितना भी हमें कंपाइल टाइम पे डेटा चाहिए उतना हम साइज इसमें दे देते हैं। तो जो एरे होते हैं, स्टैटिक एरे होते हैं, वो हमेशा कंपाइल टाइम पे रन होते हैं और उनका साइज जो मिलता है उन्हें कंपाइल टाइम पे एलोकेट हो जाता है। तो जब भी हमारा प्रोग्राम कंपाइल होगा तो हमें एसटी मार्क्स, ये जो एसटी मार्क्स हमारा हमने एक एरे बनाया है 1000 साइज का, उसे उतना साइज मिल जाएगा। मतलब 1000 मल्टीप्लाइड बाई साइज ऑफ इंट, इतना इसको मेमोरी एलोकेट हो चुकी होगी। इसी तरीके से एसटी परसेंटेज 1000, तो जितना भी साइज होगा फ्लोट का मल्टीप्लाइड बाई 1000, उतना साइज एसटी परसेंटेज को एलोकेट हो जाएगा। इस तरीके से कैरेक्टर के लिए हम एलोकेट करते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट 2D एरे पे। तो 2D एरे क्या कहता है कि जैसे हमने बताया 1D एरे था, उसका साइज था, तो हमने जैसा हमारी रिक्वायरमेंट थी, अगर हमारा 1 डायमेंशन में डेटा आ सकता है तो हम उसे 1 डायमेंशन में ले लिया। इस तरीके से 2D एरे लेते हैं हम जिसमें 2 डायमेंशन एरे हम डिक्लेयर करेंगे। इसको कैसे करते हैं, इसका भी उसी तरीके से है, बस हमें साइज का हमें साइज सब्सक्रिप्ट हमें बढ़ाना पड़ेगा। वो कैसे, वो देखते हैं हम इसे कि एरे एलिमेंट डेटा टाइप जो भी हमें डिक्लेयर करना है, एरे नेम जो भी उसका एरे का नेम होगा, एरे आर साइज इसको हम अपने कन्वीनियंस के लिए बोल देते हैं रो साइज, और जो नेक्स्ट जो उसके आगे होगा वो से बोल देते हैं हम सी साइज, मतलब कॉलम साइज, एरे कॉलम साइज। तो ये हमारी कन्वीनियंस है कि जो हम कुछ भी जो दे रहे हैं डायमेंशन, उनको हम किस तरीके से अपना डिपिक्ट करते हैं अपने तरीके से। ठीक है, तो हालांकि कंप्यूटर में ये कंटिन्यूसली एलोकेशन होता है, वो एक फर्दर स्टडी का मैटर है, उसे हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं, जैसे हम देखते हैं स्टूडेंट नेम्स है, स्टूडेंट नेम्स जो होगा वो एक 1 डायमेंशन एरे में नहीं आ सकता, और आ सकता है तो सिर्फ एक ही नाम आएगा, और वो स्टूडेंट हमें मान लीजिए हमें 40 स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है, तो वो 1 डायमेंशन में डेटा स्टोर नहीं हो पाएगा। होगा तो वो हमारे लिए उसको ट्रेवर्स करना, या बोलिए कि हमें उसको सर्च करना, नेम को हमारे को थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा। तो हमने कन्वीनियंट के लिए क्या किया कि हमने एक एरे बनाया कैरेक्टर टाइप का, और उसमें स्टूडेंट नेम लिया, स्टूडेंट नेम उसका एरे नेम हो गया, और 20 मतलब कि समझिए कि 20 कैरेक्टर का नेम मतलब 20 नेम्स हम ले सकते हैं, और 40 कैरेक्टर का साइज होगा। तो इसमें जो 20, अगर हम इसको रो माने तो 20 डिफरेंट नेम हम स्टोर कर सकते हैं, और हर नेम को हम मैक्सिमम 40 कैरेक्टर्स एलोकेट कर सकते हैं। मतलब 40 कैरेक्टर्स तक के जिनके भी नेम होंगे उनके हम नेम स्टोर कर सकते हैं 20 स्टूडेंट्स के। तो हम 20 हमारी होगी रो मतलब कि डिफरेंट स्टूडेंट, और 40 हो गया हमारा कॉलम, मतलब कि जो नेम का जो कैरेक्टर होंगे उसमें वो हम उस तरीके से ले लेंगे। इसी तरीके से हम अगर हमारा डेटा कहीं पे जो 2 डायमेंशन में अच्छे से आ सकता है तो उसे हम इंटीजर स्टूडेंट, जैसे हमने ग्रेड लिया है तो 20 स्टूडेंट्स की अलग अलग जो ग्रेड्स होंगी उन्हें हम लिख सकते हैं कि उसके 10 सब्जेक्ट्स में कितना ग्रेड है। तो उसी तरीके से हम अपना एक मैट्रिक्स फॉर्मेशन में बनाने के लिए हम 2 डायमेंशन एरे लेते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं एरे इनिशियलाइजेशन पे। एरे में बी इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन गिविंग इनिशियल वैल्यू टू एन एरे। तो जो हम अरे डिक्लेयर करते हैं उसे हम उसको उसी टाइम पे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, मतलब उसको हम वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो किस तरीके से करते हैं, एग्जांपल के तौर पे देखेंगे हम। ये टाइप जो लिखा है इसमें है हमारे पास डेटा टाइप, और एरे नेम होगा, और साइज दे देंगे। अगर हम मान लीजिए हमने 50 का लिया है तो साइज यहाँ पे 50 डाल देंगे, और इक्वल्स टू साइन, और ये जो करली ब्रैकेट होंगे इसमें हम उसकी वैल्यू कोमा सेपरेशन से उसमें वैल्यू फिल करते चले जाएंगे। हमें जितना साइज दिया है उतनी हमें वैल्यू फिल करनी होगी। तो और अगर कैरेक्टर टाइप का होगा तो हमें उसे एक सिंगल कोड से स्टोर करके और कोमा सेपरेशन से हमें उसमें स्टोर।
तो हमें करेक्टर टाइप के अरे में कुछ वैल्यू स्टोर करने के लिए उसके करेक्टर को सिंगल कोट से उसको क्लोज करना पड़ेगा और कोमा सेपरेशन से उसको सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम अगर हमें कोई कंटिन्यूस कैरेक्टर्स स्टोर करने हैं, मतलब कोई स्ट्रिंग हमें स्टोर करनी है कैरेक्टर एरे में, तो हमें उसको डबल कोट से ओपन करना पड़ेगा, डबल कोट से ही बंद करना पड़ेगा। जैसा आप देख सकते हैं एग्जांपल है कैर एरे नेम साइज इक्वल्स टू डबल कोट स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स इक्वल्स टू क्लोज। तो नीचे एग्जांपल देख सकते हैं जिसमें कैर ch वोल और इसका जो साइज है हमने 6 दिया है और हमने एक स्ट्रिंग इसमें सेव कर दी है और वो है डबल कोट से ओपन किया AEIOU और इसने डबल कोट से इसे क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से हम इसमें एरे इनिशियलाइज कर सकते हैं जब हमारा कोई एरे कैरेक्टर टाइप का होगा। इस तरीके से हम 2D एरे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं हमने एक एरे लिया है कैर नेम्स जिसका साइज है 6x10 का, मतलब 6 डिफरेंट नेम्स हम स्टोर करेंगे और उनकी मैक्सिमम लिमिट जो होगी नेम्स की वो 10 कैरेक्टर की होगी। तो इस तरीके से हमने डबल इक्वल्स टू साइन से उसको इक्वल्स टू साइन लगा के हमने इसको करली ब्रैकेट्स ओपन किया और हमने हर जगह पे जो नेम को ओपन किया वो डबल कोट से ओपन किया और डबल कोट से इसको क्लोज किया और कोमा सेपरेशन से उसको सेपरेट किया। ठीक है, तो 2D एरे का इनिशियलाइजेशन भी इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो इसमें जो एरे का साइज होगा वो कितना होगा, हमारा 6x10 होगा, क्योंकि हमारा जो 6 नेम्स हमने लेने हैं और उनका हर नेम का साइज कितना होगा 10, तो 60 कैरेक्टर उतना उसका उस नेम्स का साइज होगा। अब आते हैं डायनेमिक एरे पे। डायनेमिक एरे क्या होता है, जैसे हमने देखा कि स्टैटिक एरे होते हैं जिसमें हमें कंपाइल टाइम पे मेमोरी एलोकेट होती है स्टैटिक एरे में, तो इसी तरीके से हम डायनेमिक एरे डिक्लेयर करते हैं जिसमें डायनेमिक एरे में हमें जो मेमोरी एलोकेट होगी वो रन टाइम पे हमें मेमोरी एलोकेट होगी। अब हमारे के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हमने स्टैटिक एरे कब यूज करना है और डायनेमिक एरे कब यूज करना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ये होगा कि जब स्टैटिक एरे जब हमें पहले से पता हो कि हमें प्रायर इन्फॉर्मेशन हो किसी चीज की कि हमें इतनी मेमोरी एलोकेट हमें जरूरत पड़ेगी, जब हम 100% श्योर हो या काफी हद तक हमें पता हो कि हमें इतनी मेमोरी तो हमें चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि जो नेम होगा, नेम किसी का भी नॉर्मली 40 कैरेक्टर से कम का ही होगा, तो हम हर किसी के जो नेम में जो मैक्सिमम साइज लेंगे वो 40 कैरेक्टर का ही साइज लेंगे, तो हम स्टैटिकली उसे मेमोरी दिला देंगे। तो इसलिए हमें वहां पे डायनेमिक एरे की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ सिचुएशंस होती हैं, जैसे देखिए कि हमारे कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जहां पे हमें पता नहीं होता कि हमारे पास कितना डेटा आने वाला है या कितना हमें मेमोरी चाहिए, तो उस केस में हम डायनेमिक एरे का यूज करेंगे जहां हमें प्रायर इन्फॉर्मेशन किसी तरीके की नहीं है कि हमें कितना मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी या हमें कितनी मेमोरी हमें एडवांस में चाहिए, तो हम वहां पे डायनेमिक एरे यूज में लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है व्हाई एन डायनेमिक एरे इज यूज्ड। डायनेमिक एरे आर यूज्ड व्हेन यूजर डज नॉट हैव प्रीवियस इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ मच डेटा इज गोइंग टू बी स्टोर्ड। जैसा हमने बताया कि हमें कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाउ डायनेमिक एरेज आर क्रिएटेड, तो इसको डायनेमिक एरे को क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे एक एपीआई यूज में रहनी पड़ेगी जिसका नाम है CALLOC, मतलब कैलॉक। इस एपीआई को हम यूज में लेते हैं और हम डायनेमिकली किसी एरे को मेमोरी एलोकेट कराते हैं जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो API कैन क्रिएट एन डायनेमिक एरे। कैलॉक स्टैंड फॉर कॉन्टेजियस एलोकेशन। जैसे नाम बताते हैं कि इसका C alloc, तो C से कॉन्टेजियस और alloc से एलोकेशन। तो कैलॉक फंक्शन एलोकेट मेमोरी एंड इनिशियलाइज ऑल बिट्स टू 0। तो जब भी हम कैलॉक फंक्शन को यूज करेंगे तो उसमें जो मेमोरी एलोकेट होगी वो उसकी जो बिट्स होंगी तो वो 0 से इनिशियलाइज मिलेंगी हमें। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे मेमोरी एलोकेट करते हैं, एक PTR वेरिएबल है, एक एग्जांपल के तौर पर हम PTR वेरिएबल लेते हैं और जो पॉइंटर वेरिएबल होगा हमारा, और हम इसे इनिशियलाइज करना है हमें कैलॉक से, तो हम सबसे पहले हम कास्ट टाइप लगाएंगे, मतलब कि हमें किस डेटा टाइप से इसको कास्ट करना है, और ये पॉइंटर का साइन होगा हमारे पास, उस ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे और उसके बाद कैलॉक देंगे। कैलॉक एपीआई में हम 2 पैरामीटर पास करते हैं, एक तो n कि हमें कितने ब्लॉक्स चाहिए हमें, जैसे हमने एरे में देखते थे 10, 20, 50, कितना हमें ब्लॉक्स चाहिए, और फिर हम कोमा सेपरेट करके लगाते हैं साइज कि हमें हर ब्लॉक का कितना साइज होना चाहिए। से हमको इंटीजर टाइप का एरे लेना है, तो हम यहाँ पे अगर हम उस मशीन का हम पहले इंटीजर साइज लेंगे कि इंटीजर साइज उसे कितना एलोकेट होता है, और हम उस पे नंबर ऑफ
हमें ब्लॉक्स कितने चाहिए और यहाँ पे साइज में हम पास कर देंगे तो हमें इंटीजर टाइप का एरे मिल जाएगा। तो हम एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि एक इंट पॉइंटर टाइप का वेरिएबल लिया हमने पीटीआर और इसमें मेमोरी एलोकेट करने के लिए हमने इसको टाइपकास्ट किया इंटीजर पॉइंटर में और कैलॉग में हमने फंक्शन में पास किया 10 और साइज ऑफ इंट कि हमें इंट का साइज ऑफ इंट क्या है क्या उस मशीन पे। इस तरीके से हमने इसमें एक इंटीजर टाइप का 10 वेरिएबल का हमने एक एरे एलोकेट कर दिया। सो दिस विल एलोकेट it with the 10 blocks of memory size int type। ठीक है। So how to free और deallocate the memory, मतलब अगर हमने किसी एरे को मेमोरी एलोकेट कर दिया डायनेमिकली तो हमारे लिए ये कंपलसरी होता है कि प्रोग्रामर के लिए कि उस मेमोरी को जो एलोकेट की गई उसको टाइमली उसको फ्री भी किया जाए, अदरवाइज वो मेमोरी क्रैश हो सकता है, क्योंकि वो मेमोरी कभी अगर जब तक डीएलोकेट नहीं होगी तब तक उस मेमोरी में कुछ हम उसको यूज नहीं कर सकते, तो मेमोरी क्रैश के लिए भी एक हमारे लिए कारण बन सकता है। तो इसलिए हमें उसको फ्री भी करना होता है। तो यूजिंग फ्री एपीआई हम उसे उस पॉइंटर वेरिएबल की मेमोरी को फ्री कर सकते हैं। तो अब तक हमने सीखा कि हमारे कितने तरीके के एरे होते हैं, 2 तरीके के एरे होते हैं, स्टैटिक एरे और डायनेमिक एरे। अब हम पढ़ेंगे कि एरे फंक्शन में कैसे पास करें, एरे का फंक्शन में यूज किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा यह पॉइंट है कि पासिंग एरेज टू फंक्शन, कि हमें फंक्शन में अगर एरे पास करना पड़े तो हम उसको कैसे करें। सो व्हेन वी पास एन एरे टू अ फंक्शन से फन इट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज ए पॉइंटर बाय फंक्शन। तो जब भी हम किसी एरे को फंक्शन में पास करते हैं तो हमारे लिए एक पॉइंटर वेरिएबल की तरह से बिहेव करता है। सो वी मस्ट पास बोथ पॉइंटर टू एरे एंड साइज ऑफ द एरे इन अ फंक्शन। अगर हमें यहाँ पे 1 डायमेंशन एरे की बात करें तो जब भी हमें किसी फंक्शन में किसी एरे को पास करना है तो हमें उसका उस एरे का पॉइंटर पास करना पड़ेगा और साथ ही साथ उसका साइज भी पास करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन को नहीं पता कि उस एरे को कितना मेमोरी एलोकेट हुआ पड़ा है। तो इस वजह से हमें उसका साइज भी हमें साथ में बताना पड़ता है कि उसे कहां तक उस एरे को यूज करना है। तो जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, हमने एक फंक्शन बनाया है void fun और int a सबस्क्रिप्ट दिया और int साइज, मतलब a तो हमारा हो गया पॉइंटर टू एरे और साइज हो गया हमारा लेंथ ऑफ एन एरे। तो हमने इसमें नीचे कुछ काम करते हैं और यहाँ पे हमने int main दिया है। उस मेन फंक्शन में हमने क्या पास किया, एक n इक्वल्स टू 5, मतलब एरे का साइज रखा हमने n में और एरे ऑफ 5 रखा हमने, उसमें वैल्यू पास करी 1 2 3 4 5 और फन फंक्शन में हमने पास किया एरे, मतलब बेस एड्रेस ऑफ एरे। ये बेस एड्रेस कहाँ पे रिजोल्व होगा, वो हमारा मेन जो फन फंक्शन है उसमें रिजोल्व होगा और साथ ही साथ हमने इसका साइज भी पास कर दिया। तो इस तरीके से हम जब भी हमें किसी एरे को फंक्शन में पास करना हो तो हम इस तरीके से इसको पास करेंगे। अगर यही हमारा फंक्शन हमें अगर 2 डायमेंशन एरे पास करना हो तो हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो इन 2 डायमेंशन एरे और मल्टी डायमेंशन एरे, वन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मल्टी डायमेंशन एरे इज फर्स्ट एरे डायमेंशन डज नॉट हैव टू बी स्पेसिफाइड, द सेकंड एंड एनी सब्सिक्वेंट डायमेंशन मस्ट बी गिवन। तो इस डेफिनेशन से ये पता लगता है कि हमें हमारा जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट होगा वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता उसको पास करना, लेकिन जो सेकंड सब्सक्रिप्शन होगा या उससे आगे के जो सब्सक्रिप्ट होंगे उन्हें हमें फंक्शन में बताना पड़ेगा फंक्शन को कि उसे कितना मेमोरी एलोकेट हमें आगे किया हुआ है। तो एग्जांपल के तौर पे देखेंगे कि अगर हमने यहाँ पे 2 डायमेंशन एरे लिया, इंट एरे 10 बाई 10 का एरे है, तो ये ग्लोबली डिफाइंड है, बाहर डिफाइंड है, तो फंक्शन को पता लग जाता है कि ये एक एरे ग्लोबली डिफाइंड है। तो यहाँ पे हमने पास फंक्शन में एक एरे पास किया, तो जब ये पास फंक्शन में पास किया तो जो पास फंक्शन है उसमें कैसे रिजोल्व होगा ये, उसमें हमें देखा हमने कि इंट टाइप का एरे है, इसमें पहला सबस्क्रिप्ट होगा वो हमने डिफाइन नहीं किया, लेकिन हमने जो दूसरा जो है सबस्क्रिप्ट उसको हमने 10 से इसको डिनोट किया है। इस तरीके से हम इसको एरे को 2 डायमेंशन एरे को फंक्शन में पास कर सकते हैं। इस तरीके से अगर हमारा जो एरे है अगर हम उसे एज ए पॉइंटर पास करेंगे तो कैसे करेंगे, उसके लिए भी एक एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे एक एरे है जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। फर्स्ट सबस्क्रिप्ट में हमारा ARR फंक्शन है, मेन फंक्शन में हमारा ARR करके एक एरे है जिसका हमने साइज दिया है
फर्स्ट सबस्क्रिप्ट में हमने कुछ नहीं दिया और सेकंड सबस्क्रिप्ट में हमने 3 दिया है। मतलब कि ये कि हमारे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी पहले ब्लॉक में वो 3 की रहेगी। तो देख सकते हैं आप, हमने इसमें कितनी वैल्यू पास करी है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9। तो इसने ऑटोमेटिकली कंपाइल टाइम पे ये चीज मैनेज कर लिया कि इसे 3 है एरे उसे एलोकेट हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9। तो हमने यहाँ पे नीचे साइज देख लिया कि इसका m इक्वल्स टू 3 है और n इक्वल्स टू 3 है। तो जब ये प्रिंट एक फंक्शन है इसमें हमने पास करा तो इसको हमने एक एरे पॉइंटर टू एन एरे की तरह पास कर दिया और इसमें हमने m और n जो कि इसके साइज होंगे 3 और 3 वो हमने इसमें इस फंक्शन में पास कर दिए। तो जब यहाँ पे प्रिंट फंक्शन में हमने इसे पास किया तो आप देख सकते हैं कि प्रिंट फंक्शन में पास किया तो हमने इसे पॉइंटर वेरिएबल इसको रिजॉल्व किया और इंट m और इंट n इसके रो और कॉलम साइज होंगे जिन्हें हमने बाद में प्रोसेस कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि हम स्टैटिक एरे और डायनेमिक एरे हम किस तरह से डिक्लेयर किया, उन्हें डिफाइन किया, हमने उनको इनिशियलाइज किया और किस तरीके से हम उनको फंक्शन में पास कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में इतना ही था। थैंक यू।